नमस्कार, सुप्रभात, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं प्रीति। आइए शुरुआत करते हैं हेडलाइंस के साथ। जीएसटी से नहीं बढ़ेगी महंगाई, वित्त मंत्री का ऐलान। रेस्टोरेंट पर 5 से 28% तक टैक्स। स्वास्थ्य और शिक्षा जीएसटी से बाहर। ईवीएम हैक करने की खुली चुनौती, चुनाव आयोग आज बताएगा तारीख। विरोध दर्ज कराने वालों को ही मिलेगा मौका। चीन बॉर्डर पर सुरक्षा दुरुस्त करने में जुटा भारत। सीमाई राज्यों के साथ गृह मंत्री की बैठक आज। रक्षा व्यवस्था और विकास के कामों की होगी समीक्षा। भूस्खलन से बद्रीनाथ मार्ग बंद। विष्णुप्रयाग में 150 मीटर हिस्सा तबाह। करीब 15,000 यात्री फंसे। सड़क दोबारा चालू करने में जुटी बीआरओ। भारतीय अंडर 17 फुटबॉल टीम ने इटली को दी मात। मुकाबले में 2-0 से ऐतिहासिक जीत दर्ज। तीरंदाजी विश्व कप के फाइनल में पहुंचा भारत। वस्तुओं के बाद जीएसटी परिषद ने शुक्रवार को सेवाओं की दरें भी तय कर दी। स्वास्थ्य और शिक्षा को जीएसटी से बाहर रखा गया है। सोने पर अभी फैसला नहीं हुआ है। वित्त मंत्री ने कहा कि जीएसटी दरों से महंगाई बढ़ने की आशंका पूरी तरह खत्म हो गई है। श्रीनगर में 2 दिन तक चली जीएसटी परिषद की बैठक में वस्तुओं और सेवाओं की टैक्स दरों को मंजूरी दी गई। बैठक के बाद वित्त मंत्री ने कहा कि इन दरों से महंगाई में इजाफा नहीं होगा। उन्होंने कहा कि वर्तमान दरों और जीएसटी की दरों में ज्यादा फर्क नहीं है। जीएसटी शुड नॉट बी ओरिएंटेड टू इंक्रीज इन्फ्लेशन, सो देयर इज हार्डली एनीथिंग वेयर रेट्स हैव बीन हाइक्ड। आइदर द प्रेजेंट लेवल्स हैव बीन मेंटेन्ड or brought down, and therefore the GST itself, besides being a more efficient tax, is also going to be consumer friendly. शुक्रवार की बैठक में सेवाओं की दरें तय की गईं। इन पर 5, 12, 18 और 28% की दर से टैक्स लगेगा। जिन रेस्टोरेंट का टर्नओवर 50 लाख या उससे कम है, उन पर 5% की दर से टैक्स लगेगा। गैर एसी रेस्टोरेंट्स पर 12, एसी रेस्टोरेंट्स पर 18 और 5 सितारा होटलों पर 28% की दर से टैक्स लगेगा। परिवहन पर 5% की दर से टैक्स लगेगा। इकोनॉमी क्लास पर 5 तो बिजनेस क्लास हवाई यात्रा पर 12% टैक्स लगेगा। हेल्थ केयर, शिक्षा, मेट्रो, लोकल ट्रेन, धार्मिक यात्रा और हज यात्रा को जीएसटी से बाहर रखा गया है। Most of the work relating to the rollout has been completed. Only a few things remain. That is in the goods category, those 6 categories which had still to be decided. We need a little more time for discussions. गुरुवार को परिषद ने वस्तुओं पर कर की दरें तय की थीं। इसके तहत अनाज और घरेलू चीजों पर अभी के मुकाबले कम टैक्स लगेगा। सोना समेत 6 वस्तुओं पर फैसला नहीं हुआ है। इसके लिए 3 जून को फिर से बैठक होगी। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। रक्षा मंत्री अरुण जेटली ने कहा है कि सेना पाकिस्तान की हर हरकत का जवाब देने के लिए मुस्तैद है। उन्होंने जम्मू कश्मीर में सीमा चौकियों में जाकर सुरक्षा हालात का जायजा लिया। इधर एनआईए ने हुर्रियत नेताओं के पाकिस्तान से पैसा लेकर कश्मीर में विध्वंसक गतिविधियों को बढ़ावा देने की जांच शुरू कर दी है। एनआईए ने हुर्रियत नेताओं के खिलाफ आतंकी फंडिंग की जांच शुरू कर दी है। इस मामले में अलगाववादी नेता सैयद अली शाह गिलानी, नईम खान, फारूक अहमद डार और गाजी जावेद बाबा के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है। इन पर कश्मीर घाटी में विध्वंसक गतिविधियों के लिए लश्कर ए तैयबा से धन लेने का आरोप है। एक निजी चैनल के स्टिंग ऑपरेशन के सामने आने के बाद यह कदम उठाया गया है। एनआईए ने चैनल से स्टिंग के वीडियो देने के लिए नोटिस भेजा है। वहीं हुर्रियत इसे सेना की साजिश बता रहा है। ये सिविल यूनिफॉर्म पहननी छोड़ देनी चाहिए, उनको आर्मी की यूनिफॉर्म पहन लेनी चाहिए, क्योंकि वो यहाँ पर आर्मी और सिक्योरिटी फोर्सेस के का यहाँ पर प्यार कर रहे हैं। जम्मू कश्मीर के दौरे पर गए रक्षा मंत्री अरुण जेटली ने शुक्रवार को सेना की चौकियों में जाकर जवानों और सैन्य अधिकारियों से मुलाकात की। उन्होंने कहा कि सेना पाकिस्तान की ओर से घुसपैठ और संघर्ष विराम उल्लंघन का जवाब देने के लिए पूरी तरह से मुस्तैद है। What has happened is something which is absolutely not acceptable to our armed forces. That our troops
an army is in a fully state of readiness to check any form of infiltration. रक्षा मंत्री ने कहा कि केंद्र और राज्य सरकार की पहली प्राथमिकता कश्मीर घाटी में शांति बहाल करना है। दक्षिण कश्मीर छोड़कर बाकी इलाकों में सामान्य हालात हैं, लेकिन आतंकियों के साथ कोई रियायत नहीं बरती जाएगी। There is a problem in South Kashmir in certain areas, but Srinagar particularly has been extremely hospitable and absolutely peaceful. As far as the average peace-loving citizen is concerned, we want him to have a peaceful and prosperous life, but then we'll go very hard on the militants. जम्मू कश्मीर में हाल के दिनों में आतंकी घटनाओं और विरोध प्रदर्शन के दौरान पत्थरबाजी की घटनाओं में तेजी आई है और इसके पीछे पाकिस्तान स्थित आतंकी संगठन और आईएसआई की ओर फंडिंग का खुलासा स्टिंग ऑपरेशन के जरिए हुआ है। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। कानून और न्याय मंत्रालय से जुड़ी संसद की स्थायी समिति ने चुनाव आयोग से ईवीएम को लेकर आशंकाओं को दूर करने को कहा है। समिति ने चुनाव आयोग से कहा कि वो राजनीतिक दलों के साथ जनता और मीडिया को भी इस बारे में सही जानकारी दे। ईवीएम में गड़बड़ी की शिकायतों को कानून और न्याय मंत्रालय से जुड़ी स्थायी समिति ने काफी गंभीरता से लिया है। कांग्रेस सांसद आनंद शर्मा की अध्यक्षता वाली समिति ने शुक्रवार को संसद भवन में इस बारे में बैठक की। इसमें चुनाव आयोग के अधिकारियों को भी तलब किया गया। समिति ने चुनाव आयोग से सवाल किया कि कंप्यूटर में हैकिंग और वायरस हमले की तरह क्या ईवीएम में भी गड़बड़ी हो सकती है। इसके बाद चुनाव आयोग के अधिकारियों ने विस्तार से बताया कि ईवीएम मशीन में हेरफेर नहीं की जा सकती है। You see, the committee proceedings are never disclosed. Election Commission has made a detailed presentation, and it's an ongoing exercise. We cannot say anything beyond. संसदीय समिति के सदस्यों ने जोर दिया कि मतदाताओं और पार्टियों के मन से इस आशंका को दूर करना जरूरी है कि ईवीएम में हेरफेर हो सकती है। समिति ने चुनाव आयोग से ये भी पूछा कि क्या फिर से बैलेट पेपर से चुनाव कराने पर विचार करना चाहिए। Discussed with the government and with the Election Commission. It's an ongoing exercise. Electoral reforms deals with comprehensive matters, not only the conduct or a machine. It deals with multiple issues, including election funding. समिति ने चुनाव सुधार के अन्य मामलों, सरकारी फंडिंग, विस्थापित मतदाताओं और मतदान फीसदी बढ़ाने पर भी विचार करने पर जोर दिया। चुनाव आयोग के साथ संसदीय समिति की ये पहली बैठक थी। जरूरत पड़ने पर और बैठकें भी होंगी। इस बीच संसदीय समिति ने इन मामलों पर जनता, विशेषज्ञों और संस्थाओं से भी बात करेगी। इससे पहले 12 मई को चुनाव आयोग ने इस मामले पर सर्वदलीय बैठक बुलाई थी। ईवीएम का मामला चूंकि काफी गंभीर है और यह जनता का लोकतंत्र पर विश्वास का मामला है, इसीलिए अस्थायी समिति इस पर काफ़ी गंभीरता से विचार कर रही है। हालांकि अपनी पिछली रिपोर्ट में भी अस्थायी समिति ने ईवीएम मामले पर ध्यान देने की जरूरत बताई थी, लेकिन इधर के दिनों में इतनी ज़्यादा गहराई से इस पर विचार होना शुरू हुआ है, इसलिए सरकार पर यह दायित्व बनता है कि चुनाव आयोग से विचार कर इस मामले की जल्द से जल्द जाँच भी करे और इस पर अपनी सफाई भी पेश करे। राज्यसभा टेलीविजन के लिए कैमरा पर्सन सुदीप्तो के साथ दिल्ली से अखिलेश सुमन। इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनों की प्रामाणिकता पर उठे सवालों के बीच चुनाव आयोग आज मशीनों को लेकर डेमो देगा। डेमो के जरिए आयोग साबित करेगा कि ईवीएम के साथ छेड़छाड़ नहीं की जा सकती। इसके अलावा चुनाव आयोग की तरफ से एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की जाएगी। माना जा रहा है कि चुनाव आयोग डेमो देने के साथ ही ईवीएम के हैक करने की चुनौती के लिए भी तारीख का ऐलान कर सकता है। इसके तहत सिर्फ उन लोगों या राजनीतिक दलों को मौका मिलेगा जिन्होंने मशीन में गड़बड़ी की शिकायत दर्ज कराई थी। सिक्किम की राजधानी गैंगटॉक में आज से हिमालय क्षेत्र के 5 राज्यों के मुख्यमंत्रियों और केंद्र के बीच बैठक शुरू हो रही है। गृह मंत्री राजनाथ सिंह बैठक की अध्यक्षता करेंगे। बैठक में चीन भारत सीमा पर सुरक्षा और सीमावर्ती क्षेत्रों में बुनियादी संरचना के विकास पर चर्चा होगी। भारत चीनी सीमा पर सुरक्षा इंतजामों को दुरुस्त करने में जुटा है। इसी सिलसिले में पहली बार चीन की सीमा से सटे राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ केंद्रीय गृह मंत्री राजनाथ सिंह अहम बैठक करेंगे। गंगटोक में होने वाली इस बैठक में सीमावर्ती इलाकों में सुरक्षा व्यवस्था की समीक्षा की जाएगी। बैठक का मकसद सीमा सुरक्षा को पूरी तरह सुधारने के लिए केंद्र और 5 राज्यों के बीच समन्वय को मजबूत करना है। इसके अलावा बैठक में विकास योजनाओं की गति पर भी विचार होगा। केंद्र के जरिए सीमा पर किए गए बुनियादी ढांचे के कार्यों पर सीमावर्ती क्षेत्रों में विकास कार्यक्रम
और राज्यों और भारत तिब्बत सीमा पुलिस के बीच समन्वय के मुद्दे पर चर्चा होगी। बैठक में सड़कों के निर्माण, सीमावर्ती क्षेत्रों में बुनियादी संरचनाओं की कमी से उपजे हालात पर ध्यान देने और दूसरे कई मुद्दों पर ध्यान दिया जाएगा। एनएसजी की सदस्यता, मसूद अजहर और चीन पाकिस्तान आर्थिक गलियारे जैसे मुद्दों को लेकर भारत और चीन के बीच तल्खी बढ़ी है। पिछले हफ्ते भारत ने अखंडता के उल्लंघन का हवाला देते हुए वन बेल्ट वन रोड परियोजना के लिए चीन की बुलाई बैठक का बहिष्कार कर दिया था। चीन भी भारत के बैठक से किनारा करने को लेकर नाराजगी जाहिर कर चुका है। इसके पहले चीन ने अरुणाचल के कुछ शहरों के नाम बदलकर चीनी भाषा में रखे थे। इसके जरिए चीन ने अपनी कूटनीति का संकेत दिया था। वहीं दलाई लामा के अरुणाचल प्रदेश दौरे पर भी चीन आपत्ति जता चुका है। बैठक इसलिए भी अहम है कि चीन ने सीमा पर सड़कों, पुलों, रेल नेटवर्क और हवाई अड्डों का निर्माण करके अपने बुनियादी ढांचे को मजबूत किया है। भारत की चीन के साथ 3,488 किलोमीटर लंबी सीमा है। ये सीमा जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश से होकर गुजरती है। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। दिल्ली के पूर्व मंत्री कपिल मिश्रा ने मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल पर हवाला का आरोप लगाया है। उन्होंने कहा कि इसी वजह से केजरीवाल ने नोटबंदी का विरोध किया। इस बीच मंत्री सत्येंद्र जैन ने कपिल के खिलाफ मानहानि की शिकायत दर्ज कराई है। पूर्व मंत्री कपिल मिश्रा ने शुक्रवार को अरविंद केजरीवाल पर नए आरोप लगाए। उन्होंने कहा कि पार्टी को जिन 4 कंपनियों से 2 करोड़ का चंदा मिला था, उनकी रसीदें और कंपनियां फर्जी हैं। कपिल मिश्रा ने आरोप लगाया कि आम आदमी पार्टी में हवाला का पैसा लगा है। हवाला का अरविंद केजरीवाल का इससे सीधा संबंध आज तक हिंदुस्तान के इतिहास में किसी राजनेता का साबित नहीं हुआ। सरकारी ठेके एक कंपनी को दिए जा रहे हैं, उसी के माध्यम से फर्जी चंदा लिया जा रहा है। बीते गुरुवार को मुकेश शर्मा नाम के एक शख्स ने दावा किया था कि उसने ही आम आदमी पार्टी को 2 करोड़ रुपए चंदा दिया था। अरविंद केजरीवाल ने बचाव में एक निजी चैनल से मुकेश शर्मा की बातचीत का वीडियो भी ट्वीट किया था। पार्टी ने कपिल के आरोपों को खारिज किया है। सरकार की एजेंसियां जिस प्रकार से भी कार्रवाई करना चाहे करें, लेकिन पूरा ये देश देख रहा है कि आम आदमी पार्टी और अरविंद केजरीवाल को बदनाम करने के लिए भारतीय जनता पार्टी किस प्रकार से एक के बाद दूसरी, दूसरे के बाद तीसरी साजिशें रच रही है। कपिल को 6 मई को जल, पर्यटन और संस्कृति मंत्री के पद से बर्खास्त कर दिया गया था। इसके बाद उन्होंने केजरीवाल पर भ्रष्टाचार से जुड़े कई गंभीर आरोप लगाए और उन्होंने भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो और सीबीआई में शिकायत दर्ज कराई है। प्रणव गोस्वामी, राज्यसभा टीवी। केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में कहा है कि कल्याणकारी योजनाओं के लिए आधार को अनिवार्य बनाने की 30 जून की समय सीमा नहीं बढ़ाएगी। अटॉर्नी जनरल मुकुल रोहतगी ने कहा कि आधार के जरिए योजनाओं में गड़बड़ी पर रोक लगाने में मदद मिलेगी। सरकार ने कल्याणकारी योजनाओं के लिए आधार की अनिवार्यता के लिए आदेश जारी करने की याचिका का विरोध किया। अटॉर्नी जनरल का कहना था कि इस मामले में सुनवाई संविधान पीठ पर चल रही है, ऐसे में दूसरी बेंच में इस पर सुनवाई की जरूरत नहीं है। वहीं सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इस मामले में दाखिल सारी अर्जियों पर एक ही बार सुनवाई होनी चाहिए, क्योंकि सब में एक जैसी ही मांग की गई है। इस मामले में अब 27 जून को सुनवाई होगी। सीबीआई की विशेष अदालत ने पूर्व कोयला सचिव एचसी गुप्ता को दोषी ठहराया है। कोयला मंत्रालय के तत्कालीन संयुक्त सचिव केएस करोपा, तत्कालीन निदेशक केसी समारिया और दूसरे आरोपियों को भी दोषी ठहराया गया है। ये मामला मध्य प्रदेश में केएसएसपीएल कंपनी को कोयला खदान आवंटन से जुड़ा है। कंपनी के निदेशक पवन कुमार अहलूवालिया को भी दोषी ठहराया गया है। सजा का ऐलान 22 मई को होगा। सीबीआई का आरोप है कि खदान के लिए कंपनी का आवेदन अधूरा था और इसे खारिज करना चाहिए था। बावजूद इसके खदान आवंटन का फैसला हुआ। नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ने यमुना के आसपास शौच करने और कचरा फेंकने पर रोक लगा दी है। इस आदेश का उल्लंघन करने वालों को 5,000 का जुर्माना भरना पड़ेगा। एनजीटी ने दिल्ली जल बोर्ड के मुख्य कार्यकारी की अध्यक्षता में समिति का गठन किया है। समिति यमुना की सफाई की निगरानी करेगी और समय समय पर समिति को रिपोर्ट भी देनी होगी। नदी में बढ़ते प्रदूषण को देखते हुए दिल्ली सरकार और नगर निगमों को रिहायशी इलाकों में उद्योगों के खिलाफ जल्द कार्रवाई करने को भी कहा गया है। यह आदेश यमुना की साफ सफाई से जुड़ी एक योजना पर सुनवाई के दौरान आया।
केंद्रीय पर्यावरण और वन मंत्रालय ने लालू प्रसाद यादव को झटका दिया है। आरजेडी प्रमुख के पटना में तैयार हो रहे कारोबारी कॉम्प्लेक्स के निर्माण पर रोक लगा दी गई है। ये फैसला पर्यावरण पर प्रभाव आकलन अधिसूचना 2006 के तहत किया गया है। आरोप है कि मंत्रालय की मंजूरी के बिना ही निर्माण कार्य किया जा रहा था। निर्माण में जुटी कंपनी के निदेशक लालू प्रसाद यादव के बेटे तेजस्वी यादव हैं। दूसरी तरफ बीजेपी ने आरोप लगाया है कि निर्माण से वन संरक्षण अधिनियम 1986 के प्रावधानों का उल्लंघन हुआ है। और खबरें जारी है, रुक रहे हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। आज हम तुलसीदास की प्रसिद्ध रचना कवितावली पर बात करेंगे। राम को, कामदेव को और रोग को तुलसीदास से कभी भूल नहीं पाते। जिस देवता का जो काम है उसको तुलसीदास ने अपने फ्रंट पर भेजा है। अन्नपूर्णा का काम अन्न देना है तो राजमहल में क्या कर रही, चलो गरीबों के बीच चलो। तुलसीदास के पूरे काव्य में, बल्कि वाङ्मय में हिंदू शब्द है ही नहीं। हूँ कहावत सब कहत राम सहत उपहास, साहेब सीता राम सो सेवक तुलसीदास, कि कहाँ मैं उनका और कहाँ मैं ये। भक्ति काल के प्रसिद्ध रचनाकार गोस्वामी तुलसीदास की प्रसिद्ध रचना कवितावली पर मशहूर लेखक और कवि डॉक्टर विश्वनाथ त्रिपाठी से खास बातचीत। देखिए किताब सिर्फ राज्यसभा टीवी पर। प्रवर्तन निदेशालय ने कार्ति चिदम्बरम के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग का मामला दर्ज किया है। एफआईआर में आईएनएक्स मीडिया की निदेशक इंद्राणी और पीटर मुखर्जी का नाम भी है। पीटीआई के मुताबिक निदेशालय धन के स्रोत की छानबीन करेगी और आरोपियों की संपत्ति भी जब्त करेगी। मंगलवार को सीबीआई ने कार्ति के साथ इंद्राणी और पीटर मुखर्जी के ठिकानों की तलाशी ली थी। सीबीआई का आरोप है कि कार्ति ने आईएनएक्स को विदेशी संवर्धन निवेश बोर्ड की मंजूरी दिलाने में मदद की। हालांकि कार्ति ने इन आरोपों से इनकार किया है। उपराष्ट्रपति मोहम्मद हामिद अंसारी ने कहा है कि मध्यस्थता के जरिए विवाद सुलझाने की प्रक्रिया एक तेज और उपयोगी व्यवस्था के तौर पर उभरी है। उन्होंने ये बात बुनियादी ढांचा परियोजना में विवाद प्रबंधन की नई चुनौती पर चल रहे सेमिनार में कही। उपराष्ट्रपति ने कहा कि अदालतों में बढ़ते मामले, फैसलों में देरी और खर्च ने विवाद सुलझाने के लिए दूसरे विकल्पों की जरूरत महसूस हुई है। ऐसे में तीसरे पक्ष की मध्यस्थता के जरिए विवाद सुलझाने को बढ़ावा मिला है। Arbitration is one of the preferred alternative dispute resolution processes and is finding increasing use in both the private and the public sector. Arbitration is often understood as a process where the disputing parties present their case to a neutral third party who renders a decision. It is considered an efficient alternative to litigation. भारत ने 2025 तक टीबी की बीमारी का पूरी तरह खात्मा करने का लक्ष्य तय किया है, जबकि वैश्विक स्तर पर इसे 2030 तक पूरी तरह खत्म करने की कोशिश की जा रही है। केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री जेपी नड्डा ने कहा कि भारत ने राष्ट्रीय सामरिक क्रिया योजना के तहत टीबी उन्मूलन कार्यक्रम को कार्यान्वित करने का फैसला किया है। उत्तराखंड के चमोली जिले में भूस्खलन की वजह से ऋषिकेश बद्रीनाथ राष्ट्रीय राजमार्ग बंद हो गया है। भूस्खलन विष्णुप्रयाग के नजदीक शुक्रवार को हुआ। अलग अलग जगह 1000 से 1500 लोगों के फंसे होने की आशंका है। ये यात्री जोशीमठ, कर्णप्रयाग, पीपलकोटी, गोविंद घाट और बद्रीनाथ में फंसे हैं। बताया जा रहा है कि हाथी पहाड़ पर्वत से बड़ी चट्टान गिर गई, जिससे राजमार्ग और अलकनंदा नदी के बीच मलबा भर गया। रास्ता बंद होने की वजह से जोशीमठ, पीपलकोटी और कर्णप्रयाग जाने वाले यात्रियों को पीछे ही रोक दिया गया है। रास्ता खोलने का काम जारी है। बीआरओ की टीम आज दोपहर तक रास्ता खोलने की कोशिश में जुटी हुई है। झारखंड में बच्चे चुराने के आरोप में 6 लोगों को भीड़ ने पीट कर मार डाला। भीड़ ने मौके पर पहुंची पुलिस पर भी हमला किया। तादाद कम होने की वजह से लाचार पुलिस तमाशबीन बनकर लोगों को मरते हुए देखती रही। झारखंड के पूर्वी सिंहभूम जिले में भीड़ ने लोगों को घर से घसीटकर बाहर निकाला और पीट कर मार डाला। एक महिला भी भीड़ के गुस्से का शिकार बनी। इस दौरान जिसने भी पीड़ितों को बचाने की कोशिश की, उसे भीड़ की मार खानी पड़ी। पुलिस के मुताबिक लोग इस इलाके में बच्चों को अगवा किए जाने की झूठी अफवाह फैलने के बाद गुस्साए हुए थे। ऐसा अफवाह फैला कि
कुछ लोग बच्चा चोरी के लिए घूम रहे हैं। कुछ ग्रामीणों ने एक गाड़ी को चेक करने की कोशिश किया जिसमें उन लोगों का ये कहना था कि इसमें बच्चा चोर लोग हैं। वो गाड़ी रुकी नहीं, कुछ ग्रामीण लोग उसको फॉलो किए, वहाँ पे काफ़ी ग्रामीण लोग वहाँ पे इकट्ठा हो गए। पुलिस का इंटरवेंशन पार्टी गया, उसको भी उन लोगों ने अटैक किया और पुलिस की गाड़ी में आग लगा दिया। इससे पहले पड़ोसी जिले सरायकेला में भीड़ ने 3 पशु व्यापारियों को पीट कर मार डाला। यहां भीड़ के हमले में कई पुलिसकर्मी भी जख्मी हुए। इस दौरान आसपास से गुजर रही कारों और पुलिस की गाड़ियों को भी निशाना बनाया गया। हम लोग कुछ बोला नहीं उसको, तो अपने आगे जो फौजी मंगाया फायरिंग करने लग गया। 2 गाड़ियाँ तेजी से आई और ये जैसे सूचना मिला हम पहुँच के समझा रहे हैं, लेकिन ग्रामीण लोगों का कहना है कि कौन लाया गाड़ी, कहाँ गया, उसको निकाली समझा ही रहे थे। तब तक इधर हम लोग की गाड़ी इधर से फोड़ फाड़ दिया। पुलिस अब आरोपियों की तलाश कर रही है। दरअसल पिछले कुछ दिन से इलाके में 5-6 गांवों में बच्चों के चोरी होने की अफवाहें फैल रही थीं। हालांकि पुलिस को किसी बच्चे के गायब होने की शिकायत नहीं मिली है। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। कुलभूषण जाधव मामले में अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में पैरवी करने के लिए पाकिस्तान सरकार ने वकीलों की नई टीम गठित करने का फैसला किया है। पाकिस्तानी प्रधानमंत्री नवाज शरीफ के विदेश मामलों के सलाहकार सरताज अजीज ने यह ऐलान किया है। पाकिस्तान ने अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में के कुलभूषण जाधव की फांसी पर फैसला आने तक रोक के आदेश पर पाकिस्तान में बौखलाहट है। विपक्ष और लोग इसे नवाज शरीफ सरकार की नाकामी बता रहे हैं और मामले की पैरवी करने वाले पाकिस्तानी वकील खैबर कुरैशी की क्षमता पर सवाल उठाए जा रहे हैं। पाकिस्तानी अखबार ने सरताज के हवाले से कहा है कि पाकिस्तान की सुरक्षा और संप्रभुता को बनाए रखना बेहद जरूरी है। ईरान में हुए राष्ट्रपति चुनाव के लिए वोटों की गिनती जारी है। मतदान के नतीजे आज दोपहर तक आ सकते हैं। राष्ट्रपति चुनाव के लिए कल वोट डाले गए थे। मौजूदा राष्ट्रपति हसन रूहानी दूसरे कार्यकाल के लिए मैदान में हैं। उन्हें 56 साल के इब्राहिम रईसी से कड़ी टक्कर मिल रही है। ईरान में तय समय से 5 घंटे ज्यादा चले मतदान के बाद वोटों की गिनती शुरू हो गई है। स्थानीय अधिकारियों के मुताबिक मतदान के नतीजे आज दोपहर तक आने की उम्मीद है। शुरुआती रुझानों में मौजूदा राष्ट्रपति हसन रूहानी को 56 साल के इब्राहिम रईसी से कड़ी टक्कर मिल रही है। रईसी ईरान के सबसे अमीर धार्मिक संस्था इमाम रजा बारगाह के संरक्षक हैं और उन्हें ईरान के सर्वोच्च धार्मिक गुरु आयतुल्लाह अली खामनी का करीबी माना जाता है। رأی مردم قطعا تو این زمینه گرچه به هر حال برجام یک قراردادیه که انجام شده، هر رئیس جمهوری که بیاد حتما به این قرار و این توافق। मौजूदा राष्ट्रपति रूहानी ने 4 साल पहले चुनाव के समय मतदाताओं से कई वादे किए थे, जिनमें राजनीतिक बंदियों की रिहाई, बोलने की आज़ादी, महिलाओं के लिए समानता, बेरोजगारी से जुड़े वादे शामिल हैं। इसके अलावा दुनिया की महाशक्तियों के साथ ईरान का परमाणु समझौता भी है, जिस पर जनता आज फैसला सुनाएगी। जानकारों की माने तो रूहानी ने पहले दौर में ईरान को प्रतिबंधों से निजात दिलाई और दोबारा सत्ता हासिल होने पर वो राजनीतिक, आर्थिक और सामाजिक सुधारों पर जोर दे सकते हैं। سعی میکنن با کشورهای دیگه تعامل کنن، نمیشه با کشورها جنگ کرد। ईरान में राष्ट्रपति बनने के लिए उम्मीदवार को 50% से ज्यादा वोट हासिल करना होता है। ऐसा नहीं होने पर शीर्ष 2 उम्मीदवारों के बीच 26 मई को दूसरे दौर के लिए वोट डाले जाएंगे। ईरान में हो रही वोटों की गिनती पर अमेरिका समेत दुनिया भर की नजरें हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। अफगानिस्तान के पूर्वी लोगर प्रांत में कल सड़क किनारे हुए एक बम विस्फोट में 11 लोगों की मौत हो गई। मरने वालों में महिलाएं और बच्चे शामिल थे। धमाके में 3 लोग घायल हुए हैं। घायलों का अस्पताल में इलाज चल रहा है। प्रांतीय गवर्नर मोहम्मद हलीम फेदाई ने बताया कि विस्फोट में मारे गए लोग एक ही परिवार के थे। वो एक शादी समारोह में शामिल होने जा रहे थे। अब बात खेलों की। भारतीय अंडर 17 फुटबॉल टीम ने कल खेले गए मैच में इटली की अंडर 17 टीम को 2-0 से हरा दिया। भारत की जीत ऐतिहासिक है क्योंकि टीम ने अंडर 17 फुटबॉल में पहली बार इटली को हराया है। भारत की तरफ से अभिजीत सरकार ने 31वें मिनट में जबकि राहुल प्रवीण ने 80वें मिनट में गोल दागे। भारतीय खिलाड़ियों ने मैच में ज़्यादातर समय अपना दबदबा बनाए रखा और कई मौके बनाए। भारत की ये जीत इस लिहाज से बेहद खास है क्योंकि इस साल भारत में फीफा अंडर 17 वर्ल्ड कप होना है। ये टूर्नामेंट 6 अक्टूबर से 28 अक्टूबर के बीच खेली जानी है। भारतीय कंपाउंड पुरुष तीरंदाजी टीम ने शंघाई में सत्र के पहले विश्व कप के फाइनल में जगह बना ली है। अभिषेक वर्मा, चिन्ना राजू, श्रीधर और अमनजीत सिंह की भारतीय तिकड़ी ने करीबी सेमीफाइनल मुकाबले में रियो वाइल्ड,
स्टीव एंडरसन और ब्रेडन गेलेंथियन की अमेरिकी टीम को 332-230 से हराया। खिताबी मुकाबले में आज भारतीय टीम का मुकाबला कोलंबिया से होगा। सीबीआई रियो ओलंपिक में भारतीय दल के साथ गई भारतीय चिकित्सा टीम के 2 डॉक्टरों के खिलाफ जांच करेगी। भारतीय ओलंपिक संघ के कुछ अधिकारियों पर भाई भतीजावाद और पक्षपात के आरोपों की प्रारंभिक जांच की जाएगी। डॉक्टर पवनदीप सिंह और कर्नल RS नेगी रेडियोलॉजिस्ट थे, जिनके पास पर्याप्त योग्यता और अनुभव नहीं था, लेकिन उन्हें 24 जुलाई 2016 से 23 अगस्त 2016 तक चले ओलंपिक खेलों के लिए भारतीय दल के साथ भेजा गया था। रियो के दौरान खिलाड़ियों को जब भी कोई परेशानी हुई तो वो उसका सही इलाज उपलब्ध नहीं करा सके। पवनदीप सिंह IOA उपाध्यक्ष तरलोचन सिंह के बेटे हैं और उन्हें मुख्य चिकित्सा अधिकारी के तौर पर टीम के साथ भेजा गया था। माना जा रहा है कि नेगी भी IOA अधिकारी के दूर के रिश्तेदार हैं। और बात खास शख्सियत की, आधुनिक हिंदी के दिग्गज और छायावाद के स्तंभ सुमित्रा नंदन पंत की आज जयंती है। सुमित्रा नंदन पंत ऐसे साहित्यकारों में गिने जाते हैं जिनका प्रकृति चित्रण समकालीन कवियों में सबसे बेहतरीन था। महात्मा गांधी और कार्ल मार्क्स से प्रभावित होकर पंत ने उन पर रचनाएं लिख डाली। उनकी रचनाओं में समाज के यथार्थ के साथ साथ प्रकृति और मनुष्य की सत्ता के बीच टकराव भी होता था। उनकी रचनाओं के लिए पद्म भूषण, ज्ञानपीठ पुरस्कार और साहित्य अकादमी पुरस्कारों से उन्हें नवाजा गया। आधी सदी से भी ज़्यादा लंबे वक्त तक उनके रचनाकाल में आधुनिक हिंदी कविता का एक पूरा युग समाया हुआ है। अंग्रेजों के खिलाफ मोर्चा खोलने वाले क्रांतिकारी बिपिन चंद्र पाल की आज पुण्यतिथि है। बिपिन चंद्र उस लाल बाल पाल तिकड़ी का हिस्सा थे जो भारत में क्रांतिकारी गतिविधियों को अंजाम देते थे। उन्होंने स्वदेशी गरीबी दूर करने और शिक्षा के लिए खूब काम किया। आज़ादी की लड़ाई के दौरान बिपिन चंद्र ने विदेशी कपड़ों की होली जलाने और हड़ताल जैसे आंदोलनों में बढ़ चढ़कर भूमिका निभाई। वंदे मातरम पत्रिका के संस्थापक रहे बिपिन चंद्र एक बड़े समाज सुधारक भी थे। उन्होंने धार्मिक और राजनीतिक मोर्चों पर उच्च स्तरीय भूमिका निभाई। उनके सम्मान में डाक टिकट भी जारी किया गया। और अब आखिर में हेडलाइंस। GST से नहीं बढ़ेगी महंगाई, वित्त मंत्री का ऐलान। रेस्टोरेंट पर 5 से 28% तक टैक्स। स्वास्थ्य और शिक्षा GST से बाहर। EVM हैक करने की खुली चुनौती। चुनाव आयोग आज बताएगा तारीख। विरोध दर्ज कराने वालों को ही मिलेगा मौका। चीन बॉर्डर पर सुरक्षा दुरुस्त करने में जुटा भारत। सीमाई राज्यों के साथ गृह मंत्री की बैठक आज। रक्षा व्यवस्था और विकास के कामों की होगी समीक्षा। भूस्खलन से बद्रीनाथ मार्ग बंद। विष्णुप्रयाग में 150 मीटर हिस्सा तबाह। हजारों यात्री फंसे। सड़क दोबारा चालू करने में जुटी BRO। भारतीय अंडर 17 फुटबॉल टीम ने इटली को दी मात। 0 से ऐतिहासिक जीत दर्ज। तीरंदाजी विश्व कप के फाइनल में पहुंचा भारत। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। आगे देखिए देश देशांतर। नमस्कार।